मूल रूप से ये नाटक जर्मन है। जर्मन प्लेराइट टैंकर शॉर्स कन्नड़ प्ले डाई कर उसका हिंदी रूपांतर साढ़े साथी श्री कृष्ण त्रिवेदी जी दोनों की तरह। दोस्तों, मनुष्य की भावनावां सारे संसार के उत्ते इक्को जिहे तरीके दे नाल लेखकां नूं, कलाकारां नूं, रचनाकारां नूं, होर ते होर आलोचनाकर्तावां नूं इक्को जिहे तरीके नाल ही टुंबदियां ने। जिथे जिथे किते इंसानियत का घाण हुंदा है, उत्थे उत्थे कलाकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस गल को कमेंट करता है। प्ले जर्मनी में लिखा गया है, परंतु सार्थक सारे ही संसार के उत्ते है। ये चिली में भी उन्होंने सार्थक है। तो साडा देश जिहड़ा भ्रिष्टाचार नवे सर्वेखण मुताबिक तुहानूं सब नूं बताइया होण 86वें नंबर पर है, उस भी उन्होंने सार्थक है। सो जिंदगी एक सड़क वांग है, उस उत्ते कुछ मोड़ आते हैं जो जिंदगी में एक नई दिशा देते हैं। उन्होंने मोड़ों के उत्ते हादसे किवें होंदे ने, किन्हां कारणों करके होंदे ने, यही सब का जो खुलासा है सड़क का झुका हुआ मोड़। साडे सत्कारयोग श्री कृष्ण त्रिवेदी जी जो अज सदन विच नहीं हैं, परंतु उन्होंने चलाई हुई प्रथा ते साडे मरहूम उस्ताद जी श्री बलराज पंडित जी की चलाई हुई प्रथा जी है, वो उस तरह ही जिंदा है तो वो अपना रोल बखूबी निभा रही है। ये नाटक अज तुहाडे विच पेश करते हुए नाल दी नाल एक छोटी जी आशा भी कही जाती है, और ये है कि जो इन्होंने चीज़ों के उत्ते कमेंट होंगे ने तो उन्होंने चीज़ों के उत्ते तुहाडे वर्गे ज़हीन दोस्त गंभीरता नाल विचार वटांदरा करते हैं। असी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ मैडम मीना किराणा जी के, जिन्होंने अज साडे विच मुख मेहमान वजों पधारना प्रदान किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं साडे विच आए हो, साडे लिए बहुत भावना वाली गल है। मित्रों, रंगकर्मियों, सज्जनों, दर्शकों, असी नाल भी धन्नवादी हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने कोशिश सबका इस लिए असी इतने करने के समर्थ हाँ। असी मनु टिवाणा जी के धन्नवादी हाँ, जिन्होंने समय के लिए इतने स्टेज करने सहयोग किया। असी सारे दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जो साडे निक्के जे सत्ते को प्रदान करके हुए साडे इस नाटक में देखने पहुंचे। मित्रों, क्योंकि नाटक का विषय गहर गंभीर है, हर नाटक अपने आप में कला का उत्तम नमूना होता है, क्योंकि कलाकार बहुत जोर लगा के अपनी मेहनत का जो उत्तम नमूना है वो दर्शकों के सामने रखता है। इसलिए उसकी एक बड़ी सिंसीयर कोशिश होती है कि
इसलिए मेरी बेनती है कि कृपा करके अपने मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ कर देते हैं। असं स्वागत कर रहे हैं DSP साहब सरदार मनजीत सिंह जी बराड़ साहब का वो साढ़े विशेष मेहमान वजों पहुंचे ने, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। साढ़े इस नाटक के बाबत मैं एक गल होर कहूँगा, तो ये कि क्योंकि ये नाटक जिन्हें कि अजकल आम जरा साधन ने मनोरंजन के उन्होंने तो हट के है, सिर्फ मनोरंजन मनोरंजन तो मनोरंजन इस लाइन तो जरा हट के है। इस करके गंभीरता के नाल देखने की मांग करता है। इस वास्ते थिएटर लवर्स नूं वो जरूरत बखूबी पता होंदियां ने, परंतु मैं मोबाइल के नाल नाल कुछ दो एक दो चीज़ां जिहड़ियां जरूरी ने वो तुसीं सब ध्यान देइओ, कृपा करके ध्यान विच रखना ताकि परफॉर्मेंस के विच विघन ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। असीं खुशी लेंदे हां तुहाडे विच जर्मन नाटक हिदायत का हिंदी रूपांतर पेश करेंगे सड़क का झुका हुआ तंग मोड़, जिसकी एडप्टेशन की है साढ़े स्वर्गीय उस्ताद श्री कृष्ण त्रिवेदी जी ने, जिसनों डायरेक्ट किया है श्री राजेश शर्मा जी ने। लो हाजिर यकीन लगे सड़क का झुका हुआ तंग मोड़। शुक्रिया। पच्छम की है और कुछ गर्म भी। क्या क्या कहा तुमने? हवा पच्छम की है और कुछ गर्म भी। ऊपर आसमान नीला बिखरा हुआ, कोई बादल नहीं। हालांकि ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। ये तो बदली सुबह से खतरे ही है। सुबह से नहीं, दोपहर के पहले से। लेकिन सूरज तो दक्षिण में डूब रहा है। बकवास, अब चुप हो जाओ। सर्दियों का दिन साफ सुथरा और गर्म, गर्मियों जैसा। नदी में नहाने और तैरने का दिन है। सुनो, बकवास बंद करो। तुम्हें क्या तकलीफ है? दिल डूब रहा है। तुम हमदर्दी के जज्बे से इतना खाली कैसे हो? यही बात मेरी समझ में कभी नहीं आती। देखो, मैं कोई मौसम विभाग नहीं और मौसम मेरे हुक्म से नहीं बदलता। क्या ये काम था मैंने जोड़ा है, मैंने इकट्ठा किया है। ये निकला हुआ आसमान, ये गर्म हवा और चमकता सूरज। मौसम सुहावना है तो है, ठीक है। मुझ पर एक छोटा सा एहसान करो, इसे सुहावना मत करो। मौसम का हाथ सुनाने वाले तो ऐसा ही बोलते हैं। तो भेद का जरूरी है क्या? तुम किसी और लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें तो इल्म है कि मैं सारी उम्र हाथों पे काम करने में मसरूफ रहा। मैंने कभी अच्छी तालीम हासिल नहीं की। इसकी जरूरत भी नहीं है। ये बात तुम्हें मैंने कितनी ही बात समझाई है। और बड़े बड़े लफ्जों के बजाय मैं अपनी हर बात हर आदमी से कह देता हूँ, सीधे साधे। इसलिए अगर मैं कहता हूँ कि मौसम सुहावना है तो है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों ना कहूँ? ना 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 ना, अब उस बूढ़ी औरत जैसी शक्ल मत बनाओ जिसे ज्यादा खाना लेने से पेट में मरोड़े उठ रहे हो। मुझे दुनिया
दुनिया में अपनी जगह पता है और मैं जानता हूँ अपनी कदरों की कीमत। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हर आदमी अपना काम खुद ही करता है। कौन कह सकता है कि एक इंसान की कदरों कीमत दूसरे से ज्यादा है? हमारा गुजारा मेरे काम से होता है, ये मत भूलो। और अगर मेरा अपना परिवार भी होता तो इसकी भी गुजर बसर कर लेता। ठीक, लेकिन तुम ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे कि मैं बेकार हूँ, तुम्हारी तरह कोई कारीगरी नहीं जानता? अच्छा, क्या तुमने अपनी सारी उम्र एक दिन भी ईमानदारी से कोई काम अपने हाथों से किया है? शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन फिर भी मेरी एक बात को सुन जरूर लो। अगर मैं भी तुम्हारी तरह खुशी खुशी और मगज पच्ची के बगैर किसी काम को करने के काबिल हो जाऊं तो अपना सब कुछ दाव पे लगा दूं। तुम फूल उगाने के सिवाय करते क्या हो? तुम अच्छी तरह जानते हो फूलों की हमें जरूरत है। और तुम दिन भर वहां लेटे किताब पढ़ते रहते हो और समझते हो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं सब देखता हूँ। जिस वक्त मैं काम में मसरूफ होता हूँ और तुम वहां लेटे किताब पढ़ रहे होते हो तो मेरा ध्यान उधर ही होता है। मैं घटिया बातें करती हूँ गोवर्धन, तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें खूब पता है मैं बिल्कुल तुम्हारी बराबर की मेहनत करता हूँ। तो करने का तरीका मेरा अपना है, दिखाता हूँ। वो पहले वाली एक बार फिर से वही हुआ है। एक बार फिर हम अपने आप को पाते हैं, फिर वही पुरानी बात। तुम्हारी पिछली सारी बातें मुझे पता है, इसलिए मुझे पता है कि इसमें आगे क्या है। तो अब तुम ध्यान से सुनते ही नहीं हो। ये 6वीं बार दोहराई है, यानी 6 बार लिखा है और 24 बार हमने इसका इस्तेमाल किया है। मैं हमेशा इस पे काम करता रहता हूँ। शुरुआत हमेशा कैसी होती है? सुदर्शन, होता ही हमेशा एक जैसा है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ लोगों का। वही करीब हर बार बदलते हैं और वहीं से मेरे लिए मुश्किलात शुरू होती है। लेकिन तुम्हें कोई फर्क दिखाई ही नहीं देता। मेरे ख्याल में तुम्हारा ये सब काम सिवाय वक्त जाया करने के और कुछ नहीं है। मेरे काम की अपनी अहमियत और कीमत है। ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं पड़ती? और अब फिर मुझे एक नई बात पूछी है। वाह, एक भयंकर बात। बहुत खूब। देखो, मैं अपने आप से पूछ रहा था कि अगर कोई ऐसा कमीना, स्वार्थी, अपने भविष्य के बारे में लालसा रखने वाला हो, झील के किनारे कोठी हो, तरक्की याफ्ता हो, अच्छी तनख्वाह पाता हो, इधर आ निकलता है, क्या उसके लिए सबसे अच्छी बात न होगी कि दरअसल मैंने इसे आगे भी सोच लिया है। मैं कहता हूँ फालतू से कोई नहीं पड़ेगा। अरे मार्क्स हो सकता है, शायद इस बार। खैर, मैं इसका एक दिलक तब्दील करने को तैयार नहीं हूँ। सुनो सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? तुम्हें दे रहा है? कोई बड़ी मोटर गाड़ी है, डीजल इंजन। तुम्हारे काम तो बिल्ली की तरह तेज है। वो भी अपने पिछले मोड़ पर होगा। हाँ, अब मुझे भी दिखाई दे रहा है। बड़ी मोटर गाड़ी है, बस है। तो मेरे मालिक, हाँ, 32 लोग, 32 लोग, 32 इंसान, कम से कम 50 पूरी भरी हुई है। ईश्वर ना करे, 50 लोग, खुश सैलानी, आशिक, बच्चे, नए शादीशुदा जोड़े, जवान, माए। बच गए। मेरा माथा देखो, ठंडे पसीने से गूंजे। किस्मत वाले थे। दरअसल सूरज अपनी सही जगह पे नहीं था। किस्मत वाले थे, ये तुम कह रहे हो? जानते हो, कोई क्यों नहीं पंख मोड़ के बारे में कुछ करता? ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे कहा नहीं जाता। तुम्हें सच बताऊं, ऊपर देखकर मुझे डर लगता है। लेकिन हम इसके बारे में कुछ तो कर ही रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं हम? वो जो तुमने सड़क बनाने वाले महकमे को दरख्वास्त दी थी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मेरी दरखास्तें 24 थी। 24। हर बार फिर वही होता होगा।
रस्सी की टोकरी में एक और कागज, कोई नहीं पढ़ता उन्हें, कोई कुछ सुनना जानना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तो हमेशा से उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि किसी ना किसी दिन कोई ना कोई कुछ जरूर करेगा। किसी न किसी दिन। देखो, हर दिन खौफनाक है, सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें खास तौर पर इस मौसम में साफ शफाफ आसमान और पश्चिम में दमकता हुआ सूरज, ये सब खौफ की लाते हैं। मैं कहता हूँ भूल जाओ इसे। पीएनआर के चीफ इंजीनियर को क्या मालूम यहाँ के हालात क्या है, और उन्हें मालूम भी कैसे हो? अगर आप अपने खूबसूरत पर्दों वाले एयर कंडीशन रूम में अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी के साथ बैठे हो, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ क्या वाक्य हो रहा है। ठीक भी है, आप परवाह करेंगे क्यों? हाँ, पीडब्ल्यूडी का चीफ इंजीनियर मिस्टर वी के वर्मा तो यहाँ के बारे में सोच भी नहीं सकता। पता है वो क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि मैं हालात को ठीक ढंग से बयान ही नहीं कर पाया, मैं जोरदार अल्फाज में लिख ही नहीं सका। दूसरी बात ये कि वो अपने रोजमर्रा की रूटीन में मसरूफ रहता होगा। यहाँ पहाड़ी के ऊपर झुका हुआ तंगमोड़ सरकारी छप्पा ठीक है, हिंदुस्तान में राष्ट्रपति की तलाश सरकारी छप्पा ठीक है, लेबनान से यहूदियों पर हमला सरकारी छप्पा ठीक है, जवानी का दोष। लेकिन इन बातों का सड़क बनाने के साथ क्या ताल्लुक है? सड़क बनाने के साथ नहीं, हम सबका ताल्लुक सड़क की बनावट के साथ है, हम सबका भी। लेकिन नहीं, मिस्टर वर्मा तो अपनी घूमने वाली कुर्सी पर विराजमान है और उन्हें कुछ दिखाई दे ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक बुरा लेखक हूं, मुझे अभी लिखना ही नहीं आया। मैं ही कसूरवार हूं, मैं ही। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल से वो तुम्हारी दरख्वास्त से पढ़ते तक नहीं, सरकारी ठप्पा और कागज से रस्सी की टोकरी में। बिल्कुल, और जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही यकीन बढ़ता जाता है। मैं खूब जानता हूँ दफ्तरी लोगों को, कुछ कागज इधर उधर करके, कुछ खास फरमाइश की चीजों पे दस्तखत, इधर ट्रे उधर ट्रे, और नौकरी की उम्र खत्म। अचानक एक नया आदमी चीफ इंजीनियर बन के आ जाता है। मैं खूब जानता हूँ लोगों के बारे में। ये सब तुम मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस आदमी को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम गलत कह रहे हो। अच्छा, तो ना इतना घटिया दिखता हूँ कि उसे पढ़कर कोई भी हंसे और मुझे माफ न करे, बल्कि इतना घटिया कि उसे पढ़ने की कोई कोशिश ही नहीं करता। अच्छा, तो ऐसा करो कि नई दरख्वास्त किसी और ढंग से लिखो। हाँ, तो यही तो मैं करने वाला हूँ, और इस बार मैं पूरे 200 खरोच से लिखूंगा। चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी B&R से। मैं लिखूंगा, मेरे अजीज मिस्टर वर्मा साहब, हालांकि मैं आपको बिल्कुल भी जानता नहीं, क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप एक इंसान हैं, और इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। हमारी दुनिया में आपकी खास अहमियत है, इसलिए आप इंसानियत के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। शहर के बाहर पहाड़ी पर से घूमती हुई सड़क का संग मोड़, जैसा कि आप जानते हैं, दोबारा बनना चाहिए। जरा देर से ये सोचिए
कि आपकी गाड़ी तंग मोड़ों पर बरखाती हुई चढ़ाई की तरफ चली जा रही है। सूरज की तेज किरणें सीधी आपकी आंखों पे हैं, उसकी चकाचौंध से आपका सर टकरा रहा है, आंखें सुलझा रही हैं। लेकिन खूबसूरत पर्वत सुनहरी धूप में शीशे की तरह चमक रहे हैं और आप मुस्कुराने लगते हैं। आपकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पे थाप देने लगती हैं और आप सोचते हैं कितना सुहावना दिन है, जिंदा रहना कितना खूबसूरत है। तस्वीर खींचने की कोशिश कीजिए वरना साहब। कहां की आवाज आई? क्या तुम्हें दिखाई दे रही है? नहीं, अभी वो पहाड़ी के पीछे वाले मोड़ के पीछे वाले टीले के भी पीछे है। हाँ, अब दिखाई दी। कितने लोग हैं उसमें? मेरे ख्याल से एक। शुक्र है मालिक का। देखो देखो, वो गधे की तरह गाड़ी चला, देखो उसे। हमें चाहिए था हम वहां पर बड़े बड़े हरफों में लिखते थे, गाड़ी धीरे चलाओ, बचाओ भाई बचाओ है। आखिरी सीधा रास्ता। हाँ, ये एम्बेसडर है, सफेद कबूतर रंगी, एक रेडियो एंटीना भी। देखो देखो, वो चुनाई के लिए जेल में था, देखो उसे। इस गधे का तकलीफ क्या है? क्या वो बहुत तेज नहीं चला रहा? ये मरेगा, जरूर मरेगा, साला उल्लू का पट्टा कहेगा, अपनी गलती से मरेगा। आगे गाड़ी मोड़ पर देखते जाओ, ये उसी की गलती है। शिकार नंबर 25। पापा यार मैं क्या कह रहा हूँ? ये उसी की गलती है कि मैंने ऐसा कहा। नहीं नहीं, ये मेरी गलती है, मैं ही कसूरवार हूँ, मैं ही नाकाम रहा, मैंने ही लोगों को ठीक ढंग से बताया नहीं। ये बेचारा गरीब आदमी किसी फड़कती हुई धुन में सीटी बजाता हुआ स्टीयरिंग व्हील पे थाप देता हुआ अच्छा भला घर चला जा रहा था। ये मेरी गलती है। आखिर वो कुछ क्यों करना होता? शायद वो पीता हुआ चला जा रहा था। हो सकता है शायद अपनी रखैल को मिलने का वक्त दे रखा हो, जबकि उसके बीवी और बच्चे घर में उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे आदमी का अंजाम तो मैं ही कसूरवार हूँ, मैं ही कसूरवार हूँ। मेरे हाथों में उसकी तकदीर थी। गोवर्धन, मेरा इंतजार करना, आ रहा हूं मैं। बहुत तुम्हारी गाड़ी की तरफ, उस टीले के पास। हाँ हाँ, उस घास में। हाँ हाँ, जरा हिम्मत से पकड़ कर घसीटो, मैं तब तक कार का बंदोबस्त करता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत भारी हैं। कमाल है, मुर्दा हमेशा जिंदा आदमी की निस्बत भारी होता है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आज 25वीं बार मेरा इस हकीकत से वास्ता पड़ा है। आपको मिलता है ध्यान से देखो तो ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना की यात्रा है। दरअसल ये बड़ी किस्मत वाला है। हाँ, एक तो टूटिया है जरूर और भाई पूरी तरह से टूटी, लेकिन आप फिक्र मत करें, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए।
वो चीज वैसी की वैसी खड़ी होगी जैसी की थी। ये वादा है मेरा आपसे। फिर तक चमकेगा खूबसूरत कबूतरी रंग। ये तो मर चुका है। बड़े दुख की बात है। मुर्दा है, बेजान। माफ करूंगा, हम सब कभी ना कभी मरेंगे। कुल जहान। तुम इससे पहले उस मोड़ पर कब गए थी? मुझे तो याद नहीं, लेकिन क्यों? मेरे ख्याल से अब वहां पर चेतावनी का कोई भी निशान बाकी नहीं रहा है। हाँ, बच्चे खेल खेल में उखाड़ देते हैं। मैं इस बार सारा मसला तफसील के साथ रिपोर्ट करने वाला हूँ, चाहे बाद में कोई कुछ ना करे, लेकिन हमें अपने आप को जिम्मेदार ठहराना होगा। तुमने मेरी बात सुनी? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें क्या करना चाहिए? बारूद लगाकर चट्टान को उड़ा दे, या चेतावनी के निशान पेंट करके सड़क के किनारे गाड़ दे? और तुम्हें तो पता ही है, ये सब बातें गैर कानूनी है। क्या तुम ये चाहते हो कि हम दोनों सड़क के किनारे खड़े रहा करें और जो भी उधर से गुजरे तो चिल्लाए, भाई साहब संभल के, आगे खतरनाक मोड़ है? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम मुर्दे दफनाते और जलाते हैं, बस। क्या ये कोई काम नहीं है? हम कब्रिस्तान की देखभाल करते हैं, वहाँ फूल लगाते हैं, पगडंडियों, चार दीवारियों और दिलकों की देख रेख करते हैं। अब तुम्हें बताओ भला, इससे ज्यादा काम और कौन कर सकता है? इतना काफी नहीं है और बहुत काम पड़ा है। देखो, अब हर बात शुरू से मत दोहराओ। हौसला रखो, मौत पे कहे जाने वाले उपदेश मत दोहराओ। तुम्हारे उपदेश 1 रुपए में 12 वाला सामान नहीं है। बड़े शहरों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस काम के लिए अच्छा पैसा वसूलते हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ, तुम्हारी बातें तो दिल में उतर जाती है। तुम्हारे उपदेश सुनना तो सच में तजुर्बा है। तो फिर बिना किसी और तरह मुफ्त में क्यों बोलते हो? गोवर्धन, क्या तुम दिल से कह रहे हो? ना, हम तो अपना अपना काम करते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत उसमें ज्यादा है। लेकिन जमीर यानी आदमी का अंतःकरण भी तो कोई चीज होती है। अब सीधी बात यह है कि हम इंसान हैं, बस। ना ही हम जानवर और ना ही महात्मा, हम सीधे साधे आदमी हैं, बस। जब दुनिया में कहीं भी कोई हादसा होता है तो वो हमारे रोजमर्रा के सड़े हुए वजूद को अपने पूरे खोखलेपन से बुरी तरह कुचल डालता है, और तभी हमें पता चलता है कि हमारी पुकार हुई है। हम इस हकीकत से भागकर शब्दों के आडंबर में पनाह पाते रहे, मुर्दनी के सायों में आराम का वक्त काटते रहे, लेकिन आज एक और हादसा हुआ है। ये आदमी जो कुछ लम्हे पहले जिंदगी की तहलीक पर खड़ा था, कुछ पता चला ये आदमी कौन है? जेबों में तो कुछ नहीं जिससे पता चले। हाँ, कपड़ा बड़ा महंगा है। उसके बाद रुको, मैं देखता हूँ। कागज, एक तस्वीर, औरत की। क्या खूबसूरत औरत है यार। मुझे हुक्मवान, मुझे तो इतनी जल्दबाजी का, आराम से। क्या कहता हूँ, मुझे इसका कोई आइडेंटिटी कार्ड है? यो, अरे इसका आइडेंटिटी अदरक का एक टुकड़ा दिखाया हुआ। मैं कहता हूँ मुझे दो ना। एक धागा, नींद की गोलियां, 3 बंदर। बुरा मत देखो, मत सुनो, मत कहो। ये सब चीजें इस आदमी के पास मिली है जो अब मर चुका है। मुझे कागजात दिखाओ। देखा, ये रहे। नाम, अमेरिकन, पैदाइश, 2008, पहचान के निशान। 5555। अरे ये तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज हैं। मेरा कागजात से मतलब उसका अपने बारे में है, देखता हूँ। ये रहे। नाम, इसका नाम। क्या तकलीफ है?
वीके वर्मा, वीके वर्मा, डॉक्टर ऑफ लॉ इंजीनियरिंग, विष्णुकांत वर्मा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बिल्डिंग एंड रोड। खास पहचान का निशान दाहिने पैर का अंगूठा जुड़ा हुआ। तो देखो तो। ठीक, चीफ इंजीनियर वीके वर्मा। शक्ति को गुंजाइश नहीं, और ये इधर करने क्या आया था? जरा देखो तो ब्रीफकेस में कुछ और तो नहीं? ये देखो, क्या है? सारा तुम्हारा ही माल है। सारा ब्रीफकेस तुमने लिखवा रखा है, 24 दरख्वास्तें। इसका मतलब, इसका असर हुआ। इन्होंने इसे तड़पाया, रातों की नींद हराम की, सुख चैन छीना, आखिर मौका देखने के लिए इसे खुद आना पड़ा। अब ये साथ होने पड़े हैं, फिक्र मत करो, अब इस पड़ताल का जिम्मा किसी और पे डाल दिया जाएगा। किसी और से? हर आदमी बदला जाता है ना, बदला जाता है? यानी एक दूसरे में तब्दील हो जाता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि अगला आदमी कौन होगा। अब क्या पता। तब तक इंतजार करें, आप तब तक इंतजार करें जब तक हमें पता नहीं चल जाता। मेरे ख्याल में मैं चलकर कार से काम शुरू करता हूँ। और रुको, पहले मेरी मदद करो। कैसे? इसे जरा बगीचे में ले चलो। पाँव से पकड़ो और घसीटो। एक पीडब्ल्यूडी का चीफ इंजीनियर है। आराम से। अब क्या है? क्या पता कि जिंदा हो? अबे ये सारा सर मुर्दा मछली है, देखो। एक पत्ता इसके मुंह पर रख दो। तंग हो गया हूँ। गोवर्धन, तुम बहुत बेरहम हो। एक पत्ता रख तो देख लो। मैं तंग आ गया हूँ। पत्ता हिलता हुआ लग रहा है। हाँ, ये सांस ले रहा है। भगवान को गोवर्धन पकड़ो, छिलो से। पत्ता हिल रहा है। अरे ये सांस ले रहा है। कसम से ना, मजाक नहीं कर रहा। देखो, सच में ये तो पहला ही है। ये पहला ही है। तुम्हारे पास रम है ना, पिलाओ इसे। हाँ। जनाब, मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा, हजूर, जनाब। गोवर्धन, इसने मुझसे बात की। तुम भी करो। चीफ इंजीनियर साहब, जनाब। जनाब, उठिए ना जनाब, उठिए ना। मुझे क्या कर रहे हो? आप नहीं जानते कि आपकी आवाज सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं कहाँ हूँ? जिंदगी की वादी में, इस धरती पर हजूर। जिंदगी से क्या मतलब तुम्हारा? कौन हो तुम? जनाब, होश में आइए ना। होश में आइए ना। जनाब, आप एक हादसे का शिकार हो गए हैं। आपकी गाड़ी तो पुरसा हो गई है। ओह मेरी बाँ,
जनाब वही उस झुके हुए तंग मोड़ पर। मेरी कार कहाँ गई? जनाब ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि वो निहायत खस्ता हालत में है, लेकिन मेरा भाई उसकी मुरम्मत में जुट गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। जनाब आप हौसला रखिए, मैं ईमान से कह सकता हूँ कि वो फिर से आपको चमचमाती हुई नजर आएगी। हालांकि ये सच है कि मेरे भाई के पास आपकी तरह कोई इंजीनियर की डिग्री नहीं है, लेकिन उसने काम पूरी तरह सीख लिया है। अगर मैं कहूँ कि वो अपने पैरों पर धीरे बैठिए जनाब, बैठिए आराम से। तो जनाब मैं कह रहा था कि अगर मैं कहूँ कि वो अपने पैरों पर खुद अपनी मेहनत से खड़ा हुआ है तो वाजिब होगा। वो बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े गैराजों के बड़े बड़े मैकेनिकों से हैं जनाब, आप उस पर पूरा यकीन रख सकते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जनाब मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं गाड़ी अंधाधुंध नहीं चला रहा था। ना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या मुझे अपने आप पे काबू नहीं था। ना आप पर ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं आ सकता जनाब। मैं हमेशा अपने आप को काबू में रखता हूँ, जरा लापरवाही नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, चौकन्ने पड़ने कोई कोताही नहीं करता हूँ। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी जनाब, पूरी तरह से एक एक लफ्ज। ठीक है, तो क्या तुम इस बात की गवाही दे सकते हो कि मेरी गाड़ी स्पीड लिमिट में थी? जनाब वो तो थी, लेकिन बदकिस्मती से क्या? जी बदकिस्मती से ना उस सड़क पर स्पीड लिमिट की कोई हिदायत ही नहीं है। बुरी बात है, अगर आप बुरा ना माने तो इस बारे में कुछ करना चाहिए। मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ। ओ हाँ हाँ, अब मुझे याद आया, वो झुकी हुई सड़क का बाईं तरफ घूमता हुआ तंग मोड़, सांप की तरह पल खाता हुआ, और फिर चमकती हुई चट्टानों का अचानक सामने आ जाना, सूरज की तेज रोशनी मेरी आंखें चुभिया गई। अफसोस। और जानते हो, मैं इधर अकेला गाड़ी चलाता हुआ क्यों आ रहा था? मैं उस मोड़ वाले हिस्से की तफ्तीश करने आया था। तो मेरा भी यही ख्याल था, यही वजह होगी। जरूर आपको किसी ने तफ्तीश से लिख भेजा होगा। हाँ, चंदे की दरख्वास्तें आई तो थी हमारे पास। 24 होंगी। हाँ, 24 ही थी शायद, लेकिन हकीकत यह है कि अमूमन ऐसी दरख्वास्तों पर कोई गौर नहीं किया जाता। उसकी वजह है, मसलन हो सकता है कि किसी को सिर्फ इतनी शिकायत हो कि सड़क पर आती जाती गाड़ियों की वजह से उसकी मुर्गियां लग जाती हैं, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन जो एक बड़े सरकारी काम में से थोड़ा सा मुनाफा हासिल करना चाहता हो, वही अर्जियां भेज रहा हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि अपनी मेज पर मुझे कैसी कैसी अर्जियों से वास्ता पड़ता है। जनाब आपने जिन दरखास्तों का जिक्र किया वो दरअसल मेरी ही लिखी हुई है, पूरी 24। वाकई बहुत खूब। तुम यही रहते हो? हाँ, मैं और मेरा भाई, हमारे पास यही जमीन है जो आप देख रहे हैं। हम इसकी बहुत देखभाल करते हैं, जैसा कहते हैं ना कि प्यार से बहुत संभाल कर रखते हैं। बड़ी बात तो ये है कि आदमी को खुश रहना चाहिए। ठीक है ना? जी बेशक, हालांकि हमारे पास शिकार की कोई वजह भी नहीं है। जमीन बहुत सख्त है, पत्थरों से भरी हुई है, खुदाई का काम बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन हम इसे संवारने की पूरी कोशिश करते हैं जनाब। तुमने इतनी सारी शिकायतें डिपार्टमेंट को किस लिए भेजी? शिकायतें मत करिए जनाब, मैं दरखास्तें या सिंपली स्टेटमेंट कह लीजिए। क्या आपको यहाँ काफी परेशानी उठानी पड़ती है? ये 25वीं बार आपकी आमद को मिलाकर, लेकिन हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। आपको वो चारदीवारी तो नजर आ रही होगी ना? हाँ, वो चारदीवारी। जी,
आप चाहे तो हमारे कब्रिस्तान को कुछ देर बाद देख सकते हैं। हमने यहाँ पर बीमारों की सेहत का फायदा उठा सकने की गर्ज से सुंदर सुंदर पगडंडियां भी बनाई हैं और मामूली सलीब भी काट दिए हैं, जो मेरा भाई अक्सर बनाता रहता है। तो वो काफी होशियार आदमी लगता है। वो शौकिया तौर पर लकड़ी पर महीन खुदाई का काम भी कर लेता है। अब जहाँ तक मेरे हाथों से काम करने का सवाल है, मैं तो एकदम निकम्मा हूँ। चाकू छुआ नहीं कि उंगलियों से खून बहने लगता है। जो तुम कहना चाहते हो मैं खूब समझ रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। जब मैं भी छोटा सा था तो मैंने भी अपनी एक चाची के लिए लकड़ी से एक 8 वर्ष तैयार किया था। काश आपने देखा होता। चमकीले और रंग बिरंगे कागजों को काट और चीर कर लेटर बॉक्स बनाते वक्त ना जाने मैंने कितनी आड़ियां तोड़ी होंगी। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या चीज बना रहा था, और उसके बाद भी मैं रो पड़ता। खूब गुस्सा आता था मुझे। लेकिन आखिर सब कुछ ठीक ही हो गया। यकीनन मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इसकी वजह से मैं अपने आप से काफी खुश हूँ। हालांकि मेरी खुशी बहुत छोटे पैमाने पर है। मैं अपने टैलेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जनाब। दरअसल मैं एक लेखक हूँ। तुम दिखाई तो नहीं पड़ते। मैं जानता हूँ जनाब, बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने अपनी भावनाओं को सही शब्दों में ढालने के लिए अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका मतलब तुम कहीं नौकरी करते हो, अखबार नवीस हो, यही ना? ना, आप समझे नहीं। बतौर लेखक सच्चाई की खोज ही मेरी मंजिल है। ओ, शायर हो। वाह 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 वाह। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि दिन रात सरकारी नौकरी करने वाला आदमी लेखक की आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। बड़े दुख की बात है। बस यही एक कमी रह गई है मेरी जिंदगी में। जिसको आपसे हाथ मिलाने में मुझे बड़ा फख्र होगा। अच्छा ये तो बताइए कि आजकल क्या लिख रहे हैं? ये बयान या प्रस्ताव कह लीजिए। प्रस्ताव? ये सरकारी बोली में कहें तो स्टेटमेंट। जनाब, पहले तो ठीक नहीं बन पाई थी। अलग अलग हिस्सों में बची हुई थी। बने A1, B2, C, यानी दस्ते चिट्ठी की तरह। आप तो समझ ही गए होंगे। आदमी को शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ती है। तुम तो जानते हो कि रोम रातों रात नहीं बन गया था। और अब मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है कि आपका गुजारा कैसे चलता है? अरे, आपका ये सवाल कुछ टेढ़ा है। मुझे तो लगता है आपको यहाँ काफी परेशानी उठानी पड़ती है। क्या तुम कहीं पार्ट टाइम काम करते हो? जी मैं तो बस लिखने में ही लगा रहता हूँ। बहुत खूब, कमाल है। हर आदमी को चाहिए कि अपने आप को किसी न किसी काम में डुबो दे। दिल, दिमाग, हाथ, अपना सब कुछ ही। लेकिन तुम्हें पैसे कौन देता है? मेरा भाई। तुम्हारा भाई? वो वर्कशॉप में रोजाना 10-12 घंटे काम करता है जनाब। इतना काम करने वाले लोग आजकल बहुत कम हैं। अरे, आप सुनकर हैरान होंगे। अगर करने के लिए भी काम ना हो तो उसे घबराहट होने लगती है। अरे वो तो बौखला जाता है कि अब हम करें क्या। हाँ, ये तो आजकल एक बड़ी सामाजिक समस्या बनती जा रही है। मेरा अपना भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है इस बेरोजगारी के बारे में। नहीं, हालांकि हम दोनों अपने अपने कामों में ही लगे रहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा भाई ही? ना, हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। काम हम दोनों ही करते हैं, बस तरीका अपना अपना है। मैं जरा खड़ा होकर देखना चाहता हूँ। जनाब, जब बात न कीजिए। मौजूदा हालात में ये बात आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बकवास, उसे चलकर देखना चाहिए। अरे जनाब देखिए ना, रकम भरने में वक्त लगता है ना। आपको तो कुछ दिन आराम की जरूरत है। बस यही एक राज है। आराम और आराम और आराम। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आज मैं कितना खुश हूँ? सचमुच बहुत खुश हूँ। मेरा मतलब
इस घटना को लेकर है, यानी जो कुछ अभी अभी हुआ। शुरू में तो सदमे का एहसास हुआ मुझे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस घटना से कुछ ना कुछ भला जरूर होने वाला है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। ऊपर वाली सड़क के सिलसिले में तो अरे उसकी चिंता छोड़िए जनाब, आप अभी इसके सिवा चारा ही क्या है। मैं हूँ ही ऐसा, हमेशा काम में जुटा रहता हूँ। देखिए, अगर आप मेरी राय को बुरा ना माने तो मैं कहूँ फिलहाल आप इस बात को भूल जाइए और इसे अपने किसी उत्तराधिकारी पर छोड़ दीजिए। मेरा ख्याल है कोई ना कोई जरूर होगा आपका उत्तराधिकारी। कोई पढ़ा लिखा आदमी जो आपकी जगह ले सके। मेरी जगह ले सके? जो आपकी कुर्सी पर बैठ सके। मेरी कुर्सी पर बैठ सके? अच्छा मजाक है। देखिए, आप चाहे वहां पर ना हो, लेकिन काम तो हर किसी नहीं रुकना चाहिए। बस बस, बहुत हो गया, मैं समझ गया। हाँ, यकीनन मेरा कृति, जैसा कि तुमने कहा, उत्तराधिकारी है, लेकिन क्या बढ़िया उत्तराधिकारी है वो। क्यों? जब अच्छा पढ़ा लिखा तो दुर्गदार आदमी नहीं है। सुनो, अगर मैं काम को ध्यान से ना देखूं ना, तो उसका नाम क्या है ना? मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा, उत्तराधिकारी मल्होत्रा, ये नाम तुम लिख क्यों रहे हो? जनाब, मैं अपनी दरखास्तों के बारे में सोच रहा था। उनकी फिक्र छोड़ो आप, उनसे तो मैं ही लिख लूंगा। अच्छा, आप इस मामले में क्या करना चाहेंगे? जाहिर है, मैं जानता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। उस सड़क के सिलसिले में जनाब। हाँ, और किस बारे में? क्या इस बारे में हम आप पर पूरा भरोसा रख सकते हैं? भाई साहब, लगता है अभी आपने मुझे ठीक से नहीं पहचाना। मैं जब कहता हूँ कि मैं कुछ करने वाला हूँ, तो कर दिखाता हूँ। क्या आप इस काम में अभी से जुट जाएंगे? जैसे ही वापस दफ्तर पहुँचूंगा, जरूरी हुक्म जारी करने शुरू कर दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे खतरे के निशान गाड़ने होंगे, जैसे खबरदार, आगे खतरनाक मोड़ है। तो वैसे वहाँ पर निशान पहले भी थे, वो बच्चों ने ना खेल में उठा दिए। और फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए चंद खास रूल्स बना दिए जाएंगे। अगर कोई इमरजेंसी आ पड़े तो क्या इस सड़क को यातायात के लिए बंद भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसके अलावा क्या मतलब? इसके बाद सारा प्लान ऊपर सरकार की मंजूरी को भेजा जाएगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्लान को मैं मंजूर कर दूं, सरकार उसे फौरन ओके कर देती है। बहुत खूब। तो कितनी जल्दी तकरीबन? शायद एक हफ्ते में ही कम से कम 5 टोलियां लगानी पड़ेगी, मजदूरों की, कारीगरों की। अरोड़ा, ठेकेदार अरोड़ा ठीक रहेगा इस काम के लिए, अपना खास दोस्त है वो। जरा दादे से बताएं, ये सड़क बन जाने पर कैसी लगेगी? बिल्कुल ठीक। ये देखने में कैसी लगेगी? निहायत पक्का और मजबूत सीमेंट से। अब तो हमें पहले से इतना भी पता चल गया है कि सड़क की सतह कौन से मटीरियल से किस हद तक और किस तरह मजबूत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब सड़क बर्फ या पानी की वजह से टूटती नहीं है, हम उसे शीशे की तरह शफाफ और चमकदार बना देते हैं, फिर भी कोई फिसलन नहीं। अरे, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। सड़क के हर घुमाव और आखिरी मोड़ पर तो खास तौर पे खतरे के निशान गाड़ देंगे। बीचों बीच सफेद चौड़ी धारियां होंगी, और वो लोग जो आराम से नेचर एंजॉय करना चाहे, उनके लिए साइड पार्किंग की जगह बनवाएंगे। क्यों, इस बारे में क्या कहना है आपको? कमाल वर्मा साहब, कमाल। आपके गांव तो अपनी तकब्बुर की धुन में लाल हो रहे हैं जनाब। अरे भाई, असली मार्के की बात तो अभी मैंने तुमसे कही कहाँ है। सड़क के किनारे किनारे ड्रमों पर रिफ्लेक्टर लगा देंगे, ताकि अंधेरे में आने वाली हर गाड़ी की रोशनी की अक्स मोड़ को रोशन कर दे, और इस तंग मोड़ के ऊपर चट्टानें बारूद से उड़ा दी जाएंगी। हाँ मेरे दोस्त, 2 रास्ते बना दिए जाएंगे, एक सीधा पहाड़ी के ऊपर जाएगा, दूसरा सुरंग के जरिए चट्टान के अंदर से नीचे। हद हो जाएगी ये तो। और कोई चारा ही नहीं है। जैसी सिचुएशन अब है, उसके मुताबिक गाड़ियों
गाड़ियां अगर आमने सामने से आ रही हो तो उनके ड्राइवर एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। और वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है। इतनी खुशकिस्मती से ना इस सड़क पर ट्रैफिक कम ही रहा है। लेकिन ऐसा हो तो सकता है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। खर्च करो, ऐसा हो जाता है तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं बिना सोचे समझे बोल गया जनाब। और रातों में क्या कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ? जनाब बहुत कम, पहले 24 में से सिर्फ एक, वो भी रात को 2 बजे। मगर जनाब वो बहुत पिए हुए था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या वो आदमी नहीं था? क्या वो और लोगों की तरह जिंदा नहीं रहना चाहता था? क्या वो बीवी बच्चों वाला नहीं था? नहीं, हमें सबकी फिक्र है। कोई भी आदमी फालतू नहीं है। अच्छा जनाब, आपने रातों के बारे में क्या सोचा है? रातें दिन में बदल दी जाएंगी। ये हुई ना बढ़िया बात। क्या तुमने कभी फ्लोरोसेंट लाइट के बारे में सुना है? जरा कुछ ऊपर में ला के देखो कि रात का अंधेरा उतरते उतरते यकायक सारी सड़क रोशनी से नहा उठती है। रोशनी के बाद रोशनी सड़क पर हर मोड़ को चीरती। तब कोई भी आदमी उस जगमगाती हुई सड़क पे आराम से गुनगुनाता हुआ चलता जाएगा, रोशनी के उस फैलाव में। ओह जनाब कमाल है, कमाल है जनाब, कमाल है। इससे किसी अनएक्सपेक्टेड हादसे का डर नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में लोग बेखौफ खतर अपना रास्ता तय करते जाएंगे। बहुत खूब। और परिवार वालों की फैक्ट्री खत्म, कोई टेंशन न सताएगी उन्हें। ट्रैफिक दरिया के बहाव की तरह बहता जाएगा, दिन और रात, रात और दिन। ट्रैफिक से आपका मतलब आदमी से आदमी तक का ट्रैफिक? बिल्कुल, बहुत अच्छे। कमाल की बातें हैं जनाब, बहुत सुंदर नक्शा है। दरअसल हमें से कोई भी अकेला जिंदा नहीं रह सकता। हमें किसी न किसी की जरूरत रहती है। देखा जाए तो जिंदगी का यही कानून है और मेरा जीने का निजी अंदाज भी यही है। हाँ, हम सबको एक दूसरे की जरूरत रहती है। हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करेंगे। दुनिया का तमाम दुख और दर्द सब्र में दफना दिया जाएगा। ये तो बहुत बुरा है। क्या हुआ? पता नहीं, अभी अभी एक ख्याल बिजली की तरह मेरे दिमाग में पहुंचा है। क्या? ऐसा कभी होगा नहीं। For God's sake, Why not? ये बहुत खूबसूरत ख्याल है, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हें यकीन करना चाहिए मुझ पर। मुझे आप पर यकीन है, लेकिन मुझे नहीं पता। मिस्टर, मेरी तरफ देखो, देखो, मैं इस काम को करने वाला हूँ। क्या आपको यकीन है? मुझे नहीं पता। ओह, अब समझा। तुम सोच रहे होगे कि जब इतनी देर से कुछ नहीं, अब वो दूसरी कहानी है। ये मत भूलिए आप कि जो सदमा अभी अभी मुझे पहुंचा है, उससे कोई भी आदमी अपने आप को बदल सकता है। जब दुनिया में कहीं भी कोई हादसा होता है, सचमुच बिल्कुल, तुम्हें यकीन करना चाहिए। और अगर अब भी तुम्हें शक की कोई गुंजाइश है, तो मैं अपना जरा सा पर्सनल सीक्रेट भी आपको बता ही देता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं इधर अकेला गाड़ी चलाता हुआ क्यों आ रहा था? वो आपने कहा था ना कि मेरी दरखास्तें। वो तो यूं ही आ गई ब्रीफकेस में, पता नहीं कैसे। सच तो ये है कि आखिर हम आदमी ही तो हैं। तुम मेरी बात को समझ ही रहे होगे। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर जंगल के कोने में एक रेस्ट हाउस है, जहाँ मेरी एक दोस्त रहती है। रेशमी बाल है उसके, बहुत ही खूबसूरत
फिर तुम भी तो मेरी तरह एक सीधे साधे आदमी हो, मेरी बात को समझ ही लोगे इसका मुझे यकीन है। खैर यही वजह थी कि मैं यहाँ पे अकेला गाड़ी चलाता हुआ आता था, ना कि आपकी दरख्वास्त से जो महज इत्तेफाक से तुम्हारे साथ चली आई। मैं तो कहूँगा आप इसे अपनी खुशकिस्मती ही समझे, या बदकिस्मती। या बदकिस्मती। खैर आपका अपना नजरिया हो सकता है। नजरिया सबका ही अपना अपना होता है। खैर छोड़े, अब तो गुजरे जमाने की बातें हैं। ये मत भूलें आप कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आज मुझमें एक नए आदमी ने जन्म लिया है। जरा एक बार मुझे वापस दफ्तर तो पहुंच लेने दो, फिर देखना। मैं जरा खड़ा होकर देखूं, प्लीज हेल्प मी। शुक्रिया शुक्रिया। देखो, क्या मैं अभी पहले से बेहतर महसूस नहीं कर रहा? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मुझमें एक नई जान पैदा हो रही है? आपके लिए तो जितना भी कहा जाए कम है मिस्टर वर्मा। दफ्तर वापस जोशो खरोश के साथ। मगर क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आपका उत्तराधिकारी? तुमने फिर से उत्तराधिकारी लफ्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लगता है ये नाम आज मेरी जुबान पर चढ़ गया है। ठीक है, मैं कुछ कदम और चलकर देखता हूँ। साबित कदम। लेकिन आपके कदम कुछ मजबूत नहीं लग रहे। आप कहीं भी लड़खड़ा कर गिर सकते हैं। आप मुझे इतना बताएं कि आपका काम मिस्टर मल्होत्रा संभाल लेंगे। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी अर्जियां उसकी मेज पे पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी। नहीं, मैं खुद ही चलकर देखता हूँ। उत्तराधिकारी, थोड़ा बहुत दर्द यहाँ वहाँ महसूस तो हो रहा है। मैं ज्यादा दूर तक तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन फिर भी शुक्रिया मेरे हमदर्द दोस्त। नहीं सकता। वो जरा टहल रहा है, अभी से वो अच्छी तरह चलने लगा है। क्या मतलब?
मेरी मदद से वो काफी सेहतमंद हो गया है। कहने का यही तरीका है। तुमने तो उम्मीद छोड़ दी थी, खत्म, मुतलाश। तुम तो यही समझे थे ना? वो किस